हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछली बार आपको वीडियो में जीन पियाजे जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं वो प्रोवाइड करवाए थे, और इस बार मैं इसमें 3 टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किया है। उन 3 टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे और उनके क्वेश्चन भी लेंगे कि कैसे कैसे इन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने 3 टॉपिक लिए। पहला टॉपिक लिया जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जो जेंडर रूढ़िबद्धता है। ये हर बार सीडीपी में पूछा जाता है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार सीडीपी के पेपर में आते हैं, सीटेट एग्जाम में। दूसरा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का भी 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन हर बार सीडीपी के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर बार इसके 100% चांस होते हैं आने के, पूरे 100%। और इसका तीसरा है कि गिफ्टेड स्टूडेंट, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, उनके क्वेश्चन भी हमेशा देखे जाते हैं। आप अगर 2011 से 2021 तक के सीटेट एग्जाम देखोगे, क्वेश्चन पेपर चेक करोगे, तो आपको ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। पहला है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, दूसरा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तीसरा है गिफ्टेड स्टूडेंट। इन तीनों के बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मतलब कि जिसमें महिलाओं को कभी वेचर ज्यादा देती है, कभी पुरुषों को, मतलब दोनों के साथ भेदभाव किया जाता है। समाज में कभी पुरुषों को ज्यादा माना जाता है, कभी महिलाओं को। दोनों को समान नहीं माना जाता, दोनों के ऊपर पक्षपात किया जाता है। उसी को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग किया गया है, कहा गया है। ये एक बहुत खतरनाक है कि लोगों की भावना है कि लड़के कुछ काम कर सकते हैं, लड़कियां कुछ कर सकती है। घर के काम हमेशा लड़कियों को करने चाहिए, लड़कों को नहीं करने चाहिए। यही जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िबद्धता दर्शाता है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, तो इसमें पूछा जाएगा कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है या नहीं, ये किससे रिलेट करता है ये सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। यही है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मतलब कि इसमें महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग माना जाता है, दोनों। ये वो कारण एक प्रथा है, इस प्रथा के अनुसार ये पालन किया जा रहा है। और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से तात्पर्य किसी महिला या पुरुष की विशेष विशेषताओं में भूमिका को केवल उसके या महिलाओं या पुरुषों के सामाजिक समूह में उसकी सदस्यता के कारण बताने की प्रथा से है। लैंगिक रूढ़िबद्धता हमेशा गलत होता है। तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं कि सीटेट के एग्जाम में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखो, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, अब कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए मतलब इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन क्लास ए टीचर शुड, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक विवाहों में रखना चाहिए। दूसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। तीसरा है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। चौथा है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। को इंग्लिश में लिखा है कि ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल इन नॉन ट्रेडिशनल रूल्स, पहला है। दूसरा है अप्रिशिएट स्टूडेंट गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल और गुड बॉय। तीसरा है डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन रेस्लिंग। फोर है इनकरेज बॉयज टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कभी भी लड़का और लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को कोएड रखना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। इसका सही आंसर इसलिए होगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देते हैं, यह दर्शाता है। अब देखो कि इसमें एक विद्यालय में एकल गायन प्रतियोगिता मतलब सोलो डांस कंपटीशन है, उसमें लड़कियों को ज्यादा वरीयता दी जा रही है, मतलब ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, लड़कों को नहीं। तो ये क्या दर्शाता है। पहला प्रगतिशील चिंतन, दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह, तीसरा वैश्विक प्रवृत्तियां, चौथा प्रयोजनात्मक उद्भावन। आप इंग्लिश में देख सकते हो। पहला है प्रोग्रेसिव थिंकिंग, दूसरा जेंडर बाइस, तीसरा ग्लोबल ट्रेंड्स, तीसरा है चौथा है प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेंडर बाइस।
सही आंसर है जेंडर बाइस। दूसरा इसका सही आ जाएगा जेंडर बाइस। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। कक्षा में जेंडर लिंग विभेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए क्लासरूम। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम में कैसा होगा? पहला है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। दूसरा है शिक्षार्थियों के हसनोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चौथा, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। तो जो क्लासरूम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम कैसे दिखता है, उसका जो सही आंसर है कि मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। शिक्षार्थियों के हसनोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, मतलब उनके हंसने और उनके प्रयासों का कारण बन सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है क्लास में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? देखो, एक बच्चा रो रहा था तो उसके पिता ने आके कहा कि लड़कियां रोती है, लड़के नहीं रोते। तो ये क्या दर्शाता है पिता का कथन? पहला, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। दूसरा, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तीसरा, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। चौथा, लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। जो थर्ड ऑप्शन है, लैंगिक रूढ़िवादी को दर्शाता है ये, तो थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जेंडर इज एन लिंग क्या है? पहला, इनेट क्वालिटी मतलब सहज गुण। दूसरा, सोशल कंस्ट्रक्ट सामाजिक संरचना है। तीसरा, बायोलॉजिकल एंटिटी जैविक सत्ता है। चौथा, साइकोलॉजी कंस्ट्रक्ट शारीरिक संरचना है। तो इसका जो सही आंसर है, जेंडर हम खुद नहीं बना हुआ आता, ये समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, कौन इनके भेदभाव करते हैं इनके साथ। तो ये सामाजिक संरचना ये समाज द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलौने की वस्तुएं घरेलू सामग्री व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या दर्शाता है? खिलौने हैं कि बच्चे एक खिलौने खेल सकते हैं, दूसरे लड़के ये खिलौने खेलते हैं, लड़कियां ये खिलौने खेलती है, मतलब भेदभाव कर रखा है। पहनावे की वस्तुओं में भी अलग दिखा रखा है। घरेलू सामग्री व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या दर्शाता है? पहला है कि विकसित जेंडर प्रशांत। दूसरा, जेंडर रूढ़िवादिता। तीसरा, जेंडर सिद्धांत। और चौथा है जेंडर पंचांगिता। तो इसका जो सही आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये जेंडर रूढ़िवादियों को दर्शाता है। मैंने बोला था ना आपको जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनका आंसर हमेशा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर बाइस, जेंडर रिफ्लेक्शन, ऐसे आपको आंसर देखने को मिलेंगे उनके। तो इसका सही आंसर है 2, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो, एक बार और क्वेश्चन आया था कि जेंडर इज है, उसमें लिंग पूछा था, इसमें जेंडर, तो इसका मीनिंग एक ही है। पहला, ये जैविक निर्धारक है। दूसरा, ये मनोवैज्ञानिक संस्था है। तीसरा, एक सामाजिक संरचना है। चौथा, एक आर्थिक अवधारणा है। तो आपको मैंने बताया था कि जेंडर समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए ये एक सामाजिक संरचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? पहला है कि जेंडर बाइस मतलब जेंडर पक्षपात का। दूसरा, जेंडर आइडेंटिटी। तीसरा है जेंडर रिलेवेंस। चौथा है जेंडर कंस्टिट्यूशन। हिंदी में देखो, जेंडर पक्षपात है पहला। दूसरा, जेंडर पहचान। तीसरा, जेंडर संबद्धता। चौथा है जेंडर समरूपता। तो इसका सही आंसर होगा जेंडर बाइस। जेंडर पक्षपात को दर्शाता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। कौन? एक टीचर। तो जेंडर बाइस है, ये पक्षपात कर रहा है लड़कों और लड़कियों में। तो पहला आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? Which of the following is an effective strategy to reduce children gender stereotyping and gender role conformity? तो पहला है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, दूसरा जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, चौथा जेंडर पृथक बैठने की आवश्यकता करना। आप इंग्लिश में देख सकते हो अगर आपको हिंदी में समझने में मुश्किल है कि फर्स्ट डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइस, दूसरा एम्फेसिंग जेंडर स्पेसिफिक रूल्स, तीसरा जेंडर सेग्रेटेड प्ले ग्रुप्स, जेंडर सेग्रेटेड सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसका सही आंसर होगा कि हमें उनके बीच जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि ये कुछ नहीं होता, हम दोनों को समान मानना चाहिए, लड़का और लड़कियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइस। अगला क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक पहला नीतिपरक इथिकल, दूसरा लिंग जेंडर पक्षपाती जेंडर बाइस, तीसरा मोलेस्टिक, चौथा सही दृष्टिकोण वाला। तो इसका राइट आंसर होगा कि जेंडर बाइस, वो दर्शा रहा है कि लड़के ज्यादा सीखते हैं गणित में और लड़कियां कम। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, लिंक जेंडर पक्षपाती। मैंने आपको अभी पिछला भी क्वेश्चन करवाया था, वो भी इससे रिलेटिव था। ऐसी क्वेश्चन आते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के जिसमें कभी किसी में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑप्शन में दिया जाता है जेंडर रूढ़िवादिता, या कभी उसके कारण पूछा है किस कारण से हो सकता है, या एक शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। मतलब ये कक्षा है, मतलब सब उसमें साथ पढ़ते हैं, तो लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो कहता है एक शिक्षक। तो ये टिप्पणी क्या दर्शाता है? पहला, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। तीसरा, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्वता को उजागर करता है। चौथा, जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो इसका जो सही आंसर होगा रिफ्लेक्ट स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल। तो इसका जो सेकंड आंसर है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करता है। ये दोनों में भेदभाव कर रहा है ना, कि लड़के हो तो लड़के जैसा बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब हम जानते हैं प्रतिभाशाली छात्र यानी गिफ्टेड स्टूडेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होता है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी क्या होती है, उनकी सोचने समझने की क्षमता क्या होती है। प्रतिभाशाली छात्र मल्टीपल इंटेलिजेंसी का विचार उन छात्रों के बारे में सोचने के नए तरीकों की ओर ले जाता है जिनके पास विशेष उपहार और प्रतिभा है। परंपरागत रूप से उपहार में दिया गया शब्द केवल असामान्य रूप से उच्च मौखिक कौशल वाले छात्रों को संदर्भित करता है। उनके कौशल को विशेष रूप से अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया था। उदाहरण के लिए सामान्य क्षमता, स्कूल की उपलब्धि को मान्यकृत प्रश्नों पर हाल ही उपहार का अर्धसंगत रचनात्मक लेखन जैसी गतिविधियों की एक श्रृंखला में सामान्य प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए व्यापक है। मतलब प्रतिभाशाली छात्र उन्हें कहते हैं जिनके पास मेंटल एबिलिटी तेज होती है। उन गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, भगवान के द्वारा उन्हें वरदान दिया हुआ होता है कि उनकी सोच समझने की क्षमता स्टार्टिंग बचपन से ही बहुत तेज होती है। वो दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत अधिक तेजी से स्वतंत्र रहते हैं, सीखते हैं। उनके पास अक्सर अच्छी तरह से विकसित शब्दावली होती है। वह बहुत प्रेरित होते हैं, खासकर कार्यों पर जो चुनौतीपूर्ण या कठिन होते हैं उनके लिए हमेशा प्रेरित होते हैं। वह खुद से उपलब्धि के सामान्य मानकों से अधिक रखते हैं। ये सारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स के वो है विशेषता कि वो कैसे होते हैं। अब हम उनके क्वेश्चन देखते हैं कि सीटेट एग्जाम में गिफ्टेड स्टूडेंट प्रतिभाशाली छात्र शिक्षार्थी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले है कि गिफ्टेड स्टूडेंट कौन है। पहला ही क्वेश्चन मैंने यही लिया है इसलिए कि पहला ऑप्शन है इसमें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। दूसरा है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। तीसरा, अन्य शिक्षार्थियों के लिए मॉडल बन सकते हैं। चौथा, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते।
तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि उन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं करा जा सकते, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को टीचर खुद बोलता है तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, जो बाकी बच्चे उन्हें करने दो या उनकी हेल्प करो। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, जिससे कि ये गिफ्टेड स्टूडेंट अपने आप को निराश फील करने लग जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि गिफ्टनेस इज ड्यू टू डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है, मतलब गिफ्टनेट किसके कारण हमें मिलती है। पहला है अनुवांशिक रचना, दूसरा वातावरणीय अभिप्रेरणा, तीसरा दोनों का संयोजन, चौथा है मनोसामाजिक कारक, जेनेटिक मेकअप, एनवायरमेंटल मोटिवेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड टू, चौथा है साइको सोशल फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा कि अनुवांशिक और वातावरण के कारण एक गिफ्टनेस हमें दी जाती है, के कारण प्रतिभाशाली हमारे अंदर आती है। तो हमारा अनुवांशिक है, हमारे घर में भी कोई बड़े माता पिता और अच्छे होंगे तो हमें भी वो गिफ्टनेस साथ में मिलती है, और वातावरण से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली छात्र गिफ्टेड स्टूडेंट आर, पहला अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरा शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, तीसरा स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, चौथा अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, वो जो सोचते हैं उनके लिए ठीक होता है, जो भी निर्णय लेते हैं उसमें अपने आप निर्भर होते हैं वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर्स, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए क्या समुचित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिभाशाली जो छात्र है, अधिगम करता है मतलब जो सीखते हैं, उनके लिए क्या समुचित मतलब सही है। पहला, वह अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा, वह सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वह निम्न श्रेणी पा सकते हैं। चौथा, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वह निम्न श्रेणी पा सकते हैं। कई बार वो दे अचीव लोअर ग्रेड्स ड्यू टू देयर हाइटेड सेंसिटिविटी के कारण वो पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्व विद्यार्थी जो मेच्योर स्टूडेंट है वो कौन से होते हैं, उनके बारे में बताना है इसमें। पहला है, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। दूसरा, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तीसरा, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। चौथा, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन के लिए विचलित नहीं होते। इसका राइट आंसर है कि समटाइम्स नीड इमोशन सपोर्ट इन देयर स्टडी। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। समटाइम्स नीड इमोशन सपोर्ट इन देयर स्टूडेंट, जो मेच्योर स्टूडेंट होते हैं वो कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं सीखने के लिए। आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। पहला है रिमेम्बरिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है क्रिएटिंग, चौथा है एनालाइजिंग। तो इसका सही आंसर होगा कि थर्ड, क्रिएटिंग। सर्जन वाले प्रश्न उन्हें ज्यादा दिए जाते हैं, अधिक समय के लिए कहा जाता है, अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, इसलिए जो आंसर होगा इसका 3, क्रिएटिंग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गिफ्टनेस इस चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, पहला ये रिसोर्सेज रिच इन्वायरमेंट, दूसरा सक्सेसफुल पेरेंट्स, तीसरा है डिसिप्लिन रूटीन, चौथा है एन इंटरप्ले बिटवीन हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है। ये मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन करवाया था कि इन्वायरमेंट एंड हेरेडिटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंत्यक्रिया के कारण उसमें प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट वो बनता है। राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? गिफ्टेड लर्नर की कौन सी विशेषता इसमें दिखती है इन ऑप्शनों में, चारों में से? पहला, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। दूसरा, वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, ढोलना आदि। तीसरा, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। चौथा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। और सही से गतिविधियां नहीं होती क्लास में चुनौतीपूर्ण तो वह कम प्रेरित और अनुभव करता है और ऊब जाता है। मतलब कि वो तो गिफ्टेड लर्नर है, उसे सब कुछ आता है, और एक्टिविटी और चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होते क्लास में तो वो ऊब जाता है इन चीजों में। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? देखो पिछले क्वेश्चन में थी, इसमें पूछा नहीं, तो आप ध्यान से पढ़ा करो कि उसमें है पूछा या नहीं। तो पहला ऑप्शन है इसका उच्च स्तरीय श्रेणी की मानसिक क्रिया, दूसरा उच्च आत्म क्षमता, तीसरा है निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं, चौथा अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान। तो इसका आंसर है बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस। उनकी नहीं है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उनकी हाई मेंटल एवरेज प्रोसेस होती है, जो उनकी मेंटल एबिलिटी है प्रोसेस वो बहुत हाई होती है, बिलो नहीं होती, हाई एवरेज मेंटल प्रोसेस होता है। तो इसलिए राइट आंसर इसमें नहीं पूछा है, तो इसलिए होगा निम्न औस्तीय मानसिक क्रियाएं उनकी नहीं होती। राइट इज 3। अब जानते कि प्रगतिशील शिक्षा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्या होती है, क्योंकि इन तीनों टॉपिक के जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, दूसरा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, गिफ्टेड लर्नर्स या गिफ्टेड स्टूडेंट कौन होते हैं, तीसरा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन तीनों का क्वेश्चन सीडीपी में हर बार पूछा जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है। ये जॉन डेवी ने दिया था, इसका पद्धति के पिता माने जाते हैं जॉन डेवी को। एक नंबर में ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसके द्वारा दिया गया जाता है या इसके पिता किसे माना जाता है, तो जॉन डेवी है इनका आंसर। प्रगतिशील शिक्षा एक जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जो एक विकल्प के रूप में उभर कर आई है। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली को विकसित करने वाले व्यक्ति अमेरिका मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी है। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा गया है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, क्रियाकलाप विधि। अब प्रगतिशील शिक्षा की क्या क्या विशेषता है जो हमें देखने को मिलती है? एक स्कूल के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर हमें क्या क्या की विशेषता देखने को मिलती है? पहला, करके सीखने पर बल देता है ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। हाथ के करके पूरा किए जाने वाले परियोजना, अनुभवात्मक सीख, विषयगत इकाइयों पर केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा में उद्यमिता का एकीकरण, समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल देता है। समूह कार्य तथा सामाजिक कौशलों का विकास, रटे रटाए ज्ञान के बजाय समझदारी एवं क्रिया की ओर जोर देता है। सहयोगात्मक और सहकारी, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग परियोजना, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र के लिए शिक्षा, अत्यंत व्यक्तिगत शिक्षा जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए निजी लक्ष्यों के अनुरूप हो। दैनिक पाठ्यक्रम में सामुदायिक सेवा और सेवा की शिक्षा देने वाली परियोजना को सम्मिलित करना। विषय सामग्री का चयन करने के लिए इस बात पर विचार करना कि भविष्य की समाज में किन कौशलों की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम में बंधी बंधाई सामग्री पढ़ने पर जोर देना, बल्कि विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री पढ़ने पर जोर देना। ताकि बंदी बंधाई सामग्री पर जोर नहीं देना, बल्कि अन्य शिक्षण सामग्री पर भी जोर देने को कहता है ये प्रगतिशील शिक्षा। जीवन पर्यंत शिक्षा तथा सामाजिक कौशलों पर बल देता है कि हमें जीवन वाली शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे हमें कहीं आगे जाके कुछ जॉब भी मिल सके। बच्चे के शैक्षणिक विकास के मूल्यांकन के लिए उसके प्रोजेक्ट एवं प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करना, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। अब इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि सीटेट एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। मैंने अभी आपको बताई
तो पहला है कि बार बार ली जाने वाली परीक्षा है, दूसरा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, तीसरा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, चौथा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। मैंने बताया ना, उसमें बैठने की व्यवस्था और समय सारणी के ऊपर जोर देता है, ये रटी रटाई शिक्षा पर जोर नहीं देता। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। मैंने बताया ना, जॉन डेवी ने इस प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कहा गया था, तो उनके अनुसार कौन सा समुचित मतलब ट्रू है। पहला, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु उसके कर्षण संवर्धन करना चाहिए। चौथा, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये कहा था जॉन डेवी ने। पहला आंसर इसका ठीक हो गया। दूसरा आप देखते हैं इसका प्रगतिशील शिक्षा के बारे में और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके सामने 4 विकल्प है, ऑप्शन है कौन सा इसमें सही वर्णन करता है प्रगतिशील शिक्षा का। पहला है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, प्रश्न या रैंकिंग। दूसरा है कि व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। तीसरा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। चौथा है कर से सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो इसका मैंने बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग और मेथड का यूज किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। मैंने आपको जो विशेषता बताई उसमें लिखा हुआ था कि कर के सीखना, परियोजना विधि, सहयोग, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कौन सा कथन ऑप्शन आपको बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पहला, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। दूसरा, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। तीसरा, जीवन सच्चा शिक्षक है। चौथा, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एजुकेशन इन स्कूल शुड बी रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं ये, इसलिए शिक्षा स्वयं ही जीवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। अब प्रगतिशील शिक्षा उसमें बच्चों को हम किस प्रकार से देखते हैं। पहला, छोटे वयस्कों के रूप में। दूसरा, निष्क्रिय अनुकारों के रूप में। चौथा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तीसरा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। चौथा, खाली स्लेटों के रूप में। तो इसका आप खुद ही लगा सकते हो कि एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में हम देखते हैं, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। हम देखते हैं इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अब जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है वो कैसे होता है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए। पहला, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तीसरा, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्योंकि जहां भी आपको ज्ञान मौके वाला या अवसर वाला अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है, वहां पर हमेशा राइट आंसर होगा फर्स्ट, या जिसमें कहा गया है वो आपका राइट आंसर होगा। अपॉर्चुनिटी की बात होती है जिस ऑप्शन में, तो हमेशा वो आंसर राइट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। पहला, कि योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। दूसरा, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण। तीसरा, अधिगम की प्रक्रिया में बाधक। चौथा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण के रूप में उसे देखा जाना चाहिए, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो पहला है समावेशन को हतोत्साहित करता है, दूसरा आवृत्ति को बढ़ावा देता है, तीसरा खोज को प्रोत्साहन देता है, चौथा नियामक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोट्स डिस्कवरी। खोज को प्रोत्साहन देता है, मतलब कि डिस्कवरी की हम खोज करते हैं, उसमें खोज को प्रोत्साहन देता है। राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध कक्षा को प्रोत्साहित करती है? पहला, वह कक्षा में जिसे खुली गतिविधियां होने कोने को और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। समृद्ध शिक्षा मतलब कि फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग। दूसरा ऑप्शन है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर निकाला जाता है। तीसरा, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। चौथा, वह कक्षा में जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। पहला है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वह शिक्षक का सम्मान करे। दूसरा, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंतर्गत वे अच्छे अंक पा सके। तीसरा, सीखने के लिए वह जिसमें वह जिज्ञासु बने, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। रटकर याद करने के लिए जिससे वह प्रत्यात्मक करने में अच्छे बने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग प्यूनिटिव मेजर सो दैट दे रिस्पेक्ट द टीचर। दंडात्मक उपाय का प्रयोग करके जिससे वह शिक्षक का सम्मान करे। राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरित करना होगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस? पहला है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, दूसरा प्रयोगात्मक कक्षा, तीसरा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, चौथा है शारीरिक दंड। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल लर्निंग। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम मतलब वहाँ पर अलग अलग लर्निंग पाई जाती है, इंडिविजुअल सबकी अलग अलग लर्निंग है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण की प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरा, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। तीसरा, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। चौथा, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन एक्सेप्ट वट दे आर ऑफर बाय द स्कूल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वो बातों को स्वीकार करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट उसका। तो हमारा क्वेश्चन खत्म होते हैं कि मैंने आपको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, गिफ्टेड स्टूडेंट और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताया। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। और आपको इसके नोट चाहिए तीनों के, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, गिफ्टेड स्टूडेंट और प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंग्लिश में, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस क्वेश्चन के PDF का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा।
आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू।